हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो गाइस, इस वीडियो में हम फरवरी 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सारे अपडेट्स जो भी मैं यूट्यूब के ऊपर क्लासेस होती हैं या कुछ भी मेरी क्लासेस होंगी, नोटिफिकेशंस आपको देनी होती हैं, तो सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। जितने भी मेरे थियोरी लेक्चर्स होते हैं सारे अपडेट यहाँ पे होते हैं। ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे ही अपडेट आपको देखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टेट PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आप स्टडी IQ से कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो अभी होली सेल जो है वो चल रही है। ये कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा VIP लाइव, और ये 15 तारीख तक जो है ये सेल चलेगा, तो डिस्काउंट लेके अपने कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है जी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने ट्रांसलेशन सर्विस, जो यानी कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है उसकी जो ट्रांसलेशन होती है वो 6 भाषाओं में एक्सटेंड करी है, जिनमें वो 6 भाषाएं हैं बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत एंड उर्दू। ये 6 भाषाएं याद रखना। यस, इन 6 भाषाओं को हमने एक्सटेंड किया है, इसमें ट्रांसलेशन सर्विसेज एक्सटेंड करी हैं। इससे पहले जो है ये 12 भाषाओं में उपलब्ध थी, नहीं, ये 10 भाषाओं में उपलब्ध थी। वो 10 भाषाएं कौन सी थी आपकी? दैट इज असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश। तो ऐसे 10 भाषाओं में अवेलेबल थी। तो ये गलत है जी, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि 8वां शेड्यूल है हमारे संविधान में जो 22 भाषाओं को मान्यता देता है, उसमें इंग्लिश भाषा देखने को हमें नहीं मिलती, बट अपनी जो पार्लियामेंट का काम होता है वो इंग्लिश भाषा में भी देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर 343 से लेके 351 तक जो आपका पार्ट की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट 17 इसमें आता है, जिसमें जो है ऑफिशियल भाषाओं के बारे में डिस्कशन यहां पे करी जाती है। तो यहां पे ऑप्शन क्या बनेगा? ए बनेगा राइट वन। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया गवर्नर को। ये कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो है चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट आर्टिकल 164 में लिखी जाती है, लेकिन यहां पे न्यूज़ याद रखना, चीफ मिनिस्टर हमेशा गवर्नर को जो है अपना रेजिग्नेशन प्रोवाइड करते हैं। ये ऑप्शन बनेगा सी, बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रिपोर्ट आई है एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू द स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। ये रिलीज करी है नीति आयोग ने। एक्सपेंडिंग द क्वालिटी हायर एजुकेशन को क्वालिटी प्रोवाइड करनी है स्टेट्स में और स्टेट की यूनिवर्सिटीज में, तो इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हायर एजुकेशन सेक्टर में जो फोकस करता है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि ये हायर एजुकेशन सेक्टर में फोकस करता है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और इसके अकॉर्डिंग जो लोएस्ट फंडिंग मिली है महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु को मिली है, ये ऑप्शन गलत है। सबसे लोएस्ट फंडिंग मिली है सिक्किम को, अरुणाचल प्रदेश को और नागालैंड को लोएस्ट फंडिंग मिली है। इसके बदले में अगर हम बात करें महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु, इसमें हाईएस्ट फंडिंग इनको मिली है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, क्योंकि स्टेट में हमने प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी लेवल पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम यहां पे बात करें हाईएस्ट फंडिंग की, जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु। लोएस्ट फंडिंग की बात करें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। यूनिवर्सिटी डेंसिटी की बात करें कि यहां पे लोग कितने हैं, तो सिक्किम में हाईएस्ट जो है डेंसिटी है यूनिवर्सिटीज का, यानी कि एक स्टेट में यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, तो सिक्किम में डेंसिटी ज़्यादा है, देन बिहार, देन उत्तर प्रदेश, देन वेस्ट बंगाल, देन महाराष्ट्र। फीमेल इनरोलमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? केरला, छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश में हायर इनरोलमेंट्स हैं फीमेल्स की देन द मेल्स, और जिसमें हमें रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रही है, विमेन पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 ओनली इज द राइट आंसर, सेकेंड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, नॉर्डिक बाल्टिक 8 NB8, ये न्यूज़ में था। देखो, ये है जी आपका मैप जिसमें आपकी 8 कंट्रीज हैं, जैसे नॉर्वे हो गया, एस्टोनिया, जो है फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, लैटविया और लिथुआनिया एंड वन मोर इज द आइसलैंड। तो दीज आर द 8 कंट्रीज जो नॉर्डिक बाल्टिक 8 स्टेट देखने को हमें मिलती हैं। तो इसमें पॉइंट कह रहा है कि इसमें बताइए कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसमें अलायंस है जी आपका 6 नेशंस का, नदर्न यूरोप में नहीं, ये 8 कंट्रीज का जो है अलायंस बनता है। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है इन कंट्रीज के साथ 7.3 बिलियन डॉलर था जो 2022 से 2023 में, लेकिन अब पहुंच चुका है 9.04 बिलियन डॉलर। ये ऑप्शन सही है। पहले
पहले 7.3 था, अब पहुंच चुका है 9.04 बिलियन डॉलर। ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है और दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। एक चीज आपको बता दूं मैं कि ये नॉर्दिक बाल्टिक 8 स्टेट है, जो NB 8 स्टेट है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 33 मिलियन के आसपास पॉपुलेशन रहता है। इसकी जो कंबाइंड इकोनॉमी है वो है $2 मिलियन। $2 मिलियन इनकी पूरी इकॉनमी है। ट्रेड रिलेशन जो है इनके साथ इंडिया का अच्छा हुआ है, लेकिन इन 8 कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंडिया ट्रेड करता है स्वीडन से। सबसे ज्यादा इंडिया ट्रेड करता है स्वीडन से। ये नॉर्दिक बाल्टिक स्टेट जो है एक फॉर्मल जो है इनफॉर्मल रीजनल कॉपरेशन है, यानी कि एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में, जिसमें 8 कंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं ये देखने को मिलती हैं। और जो नॉर्दिक बाल्टिक 8 स्टेट की जो 2024 की जो चेयरमैनशिप थी वो स्वीडन के पास ही देखने को मिली थी। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं जी। निर्मला सीतारमण जी ने एक न्यू टैक्स बिल 2025 का इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। ये न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में और उसमें 556 सेक्शंस देखने को आपको मिलते हैं। 556 सेक्शन देखने को मिलते हैं। ये ऑप्शन आपका गलत है और बात करूंगा मैं इसके बारे में। वैसे तो 536 सेक्शन है यहाँ पे, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। वंस इनएक्टेड इनटू लॉ, अगर ये कानून बन जाता है तो इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस करेगा जो 60 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। 60 साल पुराने बिल को, एक्ट को चेंज करेगा 1961 के। बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। और इनकम टैक्स अगर मैं कहूं, इनकम टैक्स भारत देश में क्या है? डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर देखने को हमें मिलता है। अगर बात करी जाए कि यहां पे जो इनकम टैक्स लॉ है वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बनाए हैं और अपनी बजट स्पीच 1 फरवरी 2025 को उन्होंने इसके बारे में बात करी थी। और ऑपोजिशन मेंबर ने इस बिल को अपोज किया था और बोला था कि हाउस जो है ये वॉइस वोट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहा है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करता। 536 सेक्शन है, जैसे ये लग जाता है तो 1961 के एक्ट को चेंज कर देगा। अभी जो करंट लॉ है 1961 का, इसमें हमारे 14 स्केड्यूल देखने को मिलते हैं, जो कि आपके जो है यहाँ पे 14 स्केड्यूल हैं। अब बात करी जा रही है कि जब जैसे नया कानून आ जाएगा तो इसमें 16 स्केड्यूल देखने को आपको मिलेंगे और 23 चैप्टर वगैरह एंड ऑल। बस ये पता होना चाहिए 536 सेक्शन और 14 स्केड्यूल अभी हैं और ये 16 स्केड्यूल हो जाएंगे और 1961 के एक्ट को ये चेंज करेगा। ऑप्शन नंबर बी। हाई इंपोर्ट टैक्स अनाउंस किया है यूएस ने, मतलब अगर हम बाहर से कोई चीज मंगाएंगे तो इंपोर्ट टैक्स आपको ज्यादा लगेगा, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला है। यूएस ने बोला है 35% इंपोर्ट टैक्स लगेगा स्टील और एल्यूमिनियम चीजों के ऊपर अगर वो भारत यूएस में एंटर करती हैं। नहीं, 35 नहीं बोला उन्होंने, 25% इंपोर्ट टैक्स बोला है। दूसरा, इंडिया जो है लार्जेस्ट सप्लायर है प्राइमरी एल्यूमिनियम मेटल का यूएस को। नहीं, ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी बनेगा राइट आंसर। यहां पे इन्होंने बात करी है जितने भी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम के या स्टील के प्रोडक्ट आएंगे 25% टैक्स लेंगे और ये जो है 4 मार्च को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। यहां पे यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि ये आपने जो टैरिफ लगाए हैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप उठाए जाएंगे। एक चीज आपको मैं बता दूं, और कनाडा ने भी इस तरीके से बोला कि ये अनफेयर है प्रॉपर तरीके से। और पहले क्या होता था कि ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करते थे और यहां पे जो टॉप सप्लायर की बात आ रही है तो सबसे ज्यादा जो है कनाडा सप्लाई करता था, ब्राजील, मैक्सिको, ये जो है टॉप सप्लायर हैं इनके लिए। मैक्सिको और कनाडा की अगर मैं बात करता हूं, ये दोनों देश जो हैं 40% का जो है यूएस में स्टील इंपोर्ट करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। और एक चीज आपको और इंपॉर्टेंट याद बता दूं कि लास्ट ईयर में इंडिया ने आयरन एंड स्टील का जो एक्सपोर्ट किया था, आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, जो बाहर भेजा था हमने, यूएस को भेजा था, वो $475 मिलियन था। $475 मिलियन जो इंडिया ने यूएस भेजा था। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्टर्स कनाडा, ब्राज़ील और मैक्सिको हैं। ये कनाडा और मैक्सिको 40% कर रहे हैं। तो यहाँ पे यार सीधी सी बात है, ये अपने देश को बात कर रहा है, देश के लिए बात कर रहा है। तो यूएस प्रेसिडेंट इसी तरीके से सैंक्शंस लगाई जा रहे हैं सब जगह के ऊपर। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ड्रोन प्रमोशन एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 इंट्रोड्यूस करी थी, अप्रूव करी थी। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉइंट बताना है कि क्या सही है।
एंटरप्रेन्योर्स जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के हैं स्टेट में, उनको कैपिटल सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएगी 50%, यानी कि 50% के ऊपर आपको छूट मिलेगा। मैक्सिमम यानी कि 30 करोड़ मिलेगा छूट। गलत है ये पॉइंट, यहां पे आपको मैक्सिमम 40% छूट मिलेगा और अमाउंट बिल्कुल सही है 30 करोड़ की, ठीक है। अमाउंट 30 करोड़ है लेकिन 40% सब्सिडी मिलेगी। असिस्टेंस अप टू 2 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ड्रोन सेक्टर। अगर आप रिसर्च R&D कर रहे हैं तो आपको 2 करोड़ रुपए की असिस्टेंस मिलेगी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। यहां पे एक कुछ स्पेशल इंसेंटिव्स भी रखे गए हैं, स्पेशल इंसेंटिव्स भी रखे गए हैं कि इन यूनिट्स को इंसेंटिव्स प्रॉपर तरीके से जो है स्पेशल इंसेंटिव्स जो है आपको मिलेंगे, और इसमें अगर आप 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पे इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो पहला गलत, दूसरा सही है। ओनली 2 इज द राइट आंसर। और यहां पे एक चीज आपको और याद रखना है कि जो स्टैंप ड्यूटी है, स्टैंप ड्यूटी, उसके ऊपर भी आपको एग्जेम्पशन देखने को मिलेगी। यहां पॉलिसी में एग्जेम्पशन मिलेगी स्टैंप ड्यूटी की भी। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। ये न्यू नॉर्म्स आए हैं MSMEs के, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। यूनियन बजट 2025-26 में एक सिग्निफिकेंट मूव है। इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, द इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द माइक्रो एंटरप्राइजेस हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 1 करोड़ टू रुपी 2.5 करोड़, और टर्नओवर लिमिट जो है वो 5 करोड़ से, ये छोड़ो यहां पे पढ़ते हैं, यहां पे आपको समझ आएगा। देखो जी, यहां पे इन्वेस्टमेंट है, यहां पे टर्नओवर है। देखो अगर आप माइक्रो एंटरप्राइजेस में करंट में, ठीक है, करंट में जो थी आपकी 1 करोड़ थी, अब रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। स्मॉल में 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते थे, अब जो है 25 करोड़ कर दिए गए हैं। मीडियम में 50 करोड़ था करंट में, ठीक है, और अभी रिवाइज करके 125 कर दिए गए हैं। टर्नओवर पहले माइक्रो में 5 करोड़ रुपए की थी, अब 10 कर दी गई है। पहले स्मॉल में 50 करोड़ की थी, यहां पे 100 करोड़ कर दी गई है। मीडियम में 250 करोड़ की थी और यहां पे 500 करोड़ कर दी गई है। तो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की यहां पे देखने को बात मिलती है। तो अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि इसमें MSMEs की जो क्लासिफिकेशन हुई है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। इन्वेस्टमेंट जो माइक्रो एंटरप्राइजेस में 1 करोड़ से 2.5 करोड़ जो है कर दी गई है, और टर्नओवर लिमिट जो है 5 करोड़ से 15 करोड़ कर दी गई है, ये गलत है। देखो यहां पे ये स्टेटमेंट सही है, इतनी 1 करोड़ रुपए से 2.5 करोड़ इन्वेस्टमेंट करी गई है, ठीक है। लेकिन जो टर्नओवर की अगर हम बात करते हैं तो 5 करोड़ से यहां पे 15 करोड़ नहीं है, 5 करोड़ से यहां पे 10 करोड़ की टर्नओवर है, तो पहला गलत है। इन्वेस्टमेंट लिमिट जो मीडियम एंटरप्राइज में वो 50 करोड़ से 125 करोड़ कर दी गई है, और टर्नओवर 250 करोड़ से 500 करोड़ करी गई है, ये सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। इन्वेस्टमेंट लिमिट 50 से 125 करी गई है और टर्नओवर 250 से 500 करी गई है, दूसरा सही है। तो पहला गलत और दूसरा सही है जी। ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली। एक चीज याद रखनी है कि यहां पे जो MSMEs हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, यहां पे आपको क्रेडिट गारंटी देने की भी बात करी गई है। क्रेडिट गारंटी आपको 5 करोड़ से अब 10 करोड़ कही गई है कि आपको इतना क्रेडिट तो मिलेगा ही मिलेगा। क्रेडिट कार्ड की बात करें, क्रेडिट कार्ड स्कीम की बात करें, 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जो हैं आपके इशू किए गए हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, जो आपका एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो एक्सपोर्ट में हेल्प करेगा। और यहां पे जो मैक्सिमम आप स्पेंड कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए जो हैं आप स्पेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा भी स्टार्टअप फंड भी बात करी गई है। स्टार्टअप फंड जो है 10,000 करोड़ रुपए का यहां पे सेटअप किया गया है, 10,000 करोड़ का, कि आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो इतना फंड आप ले सकते हैं, मतलब इतना पैसा इसके लिए दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट वन। ये याद रखना, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर ने 6 साल का मिशन रखा है सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस, मतलब दालों में भी हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। नंबर 1, बजट एलोकेशन जो है 1500 करोड़ रुपए की यहां पे एलोकेट करी गई है, ये ऑप्शन गलत है जी। 1000 करोड़ रुपए की एलोकेशन है यहां पे। इंडिया ने टारगेट रखा है कि वो डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट, जो पल्सेस की डिपेंडेंसी है वो कम कर देंगे 2029 तक, 2029 तक, ये बिल्कुल सही है। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, कि यहां पे जो 2023-24 की बात करें, है ना, तो हमारा जो इंपोर्ट है वो 84%, 84% जो है वो देखने को मिला था। मतलब उसका जो इंपोर्ट है, बाहर से जो चीजें मंगाई जाई हैं वो 84% से बढ़ गई हैं लास्ट के 6 सालों में। दैट मीन्स 4.65 मिलियन टन, 4.65 मिलियन टन का इंपोर्ट किया है 2023-24 में। और हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? कनाडा से।
ऑस्ट्रेलिया से, म्यांमार से, मोज़ेम्बिक, तंजानिया, सूडान, मालावी। तो मेन आप दो याद रखना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया याद रखना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर पल्सेस में बात करूँ तो मेनली हमने इंक्रीज कहाँ पे किया है, मतलब जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं, जैसे ग्राम, चना, चने की दाल और मूंग दाल, ग्राम और मूंग क्रॉप्स में हमने जो है यहाँ पे ग्रू किया है, ज़्यादा किया है। अगर मैं इंडिया में पल्सेस की बात करता हूँ, दालों की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा दालें कहाँ पे देखने को मिलती हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनमें स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, यानी कि बाहर चीजें हम भेज रहे हैं, तो वो हिस्टोरिक जंप लेके आए हैं, यानी कि 778.21 बिलियन डॉलर का हो चुका है 2023-24 के अंदर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए जी, अगर मैं बात, अच्छा यहां पे लिखी हुई है अमाउंट, चलो मैं बता देता हूं आपको। अगर 2013-14 की बात करते हैं, 2013-14 में 466.22 बिलियन डॉलर था हमारा, और जो अगले 10 सालों में 778.21 बिलियन डॉलर हो चुका है। तो दिस इज ए ह्यूज इंक्रीज, ठीक है। तो ये इंक्रीज जो हुआ है 67% इंक्रीज देखने को मिला है एक्सपोर्ट का, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करने लग गए हैं। और एक चीज आपको और याद रखनी है कि 202 जो है 2023-24 में जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो कपड़े वगैरह का एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, वो आपका 437.10 बिलियन डॉलर हो चुका है, ठीक है। और अगर बात करी जाए सर्विस एक्सपोर्ट की, यानी कि जो हम सर्विसेज हम बाहर देते हैं, तो वो 341.11 बिलियन डॉलर था। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज डेटा, ठीक है, जो आपके एग्जाम के आ सकता है। मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट 437 और सर्विसेज का एक्सपोर्ट 341.11 बिलियन डॉलर। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और 67% इंक्रीज हमें देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट जो है वो 15.6 बिलियन डॉलर था 2023-24 में, और जो 14-15 में 0.2 बिलियन डॉलर था, यानी कि हम फोन्स का भी एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2। मोबाइल फोन को इन्वेंट किसने किया था वैसे? मार्टिन कूपर ने, ये पता होना चाहिए, मार्टिन कूपर ने, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एक चीज आपको और याद रखना है कि हमने जब मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट किया 2023-24 में 437.10 बिलियन डॉलर का, तो हम एक्सपोर्ट कहां पे कर रहे हैं? मेनली हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस में, ठीक है, सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद यूएई में, नीदरलैंड, चाइना। तो मतलब ये याद रखना, यूएस एंड यूएई याद रखना, टॉप 2 स्टेट्स हैं जहां पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इनमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अकॉर्डिंग जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं उनका नंबर बढ़ चुका है, 7.75 करोड़ हो चुका है, 7.75 करोड़, ये बिल्कुल सही है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है 1991 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ये ऑप्शन गलत है, ये 1998 में लॉन्च करी गई थी, तो ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 7.75 करोड़ क्रेडिट कार्ड पहुंचा चुके हैं। एक सीधी सी बात है, यहां पे जो हमने 7.75 करोड़ किए, इसमें जो लोन है हमने कितना प्रोवाइड किया? 9.81 लाख करोड़ का फार्मर्स को, और 5.9 करोड़ फार्मर जो हैं, 5.9 करोड़ फार्मर जो हैं इससे बेनिफिट लेके गए हैं, और इतनी अमाउंट है, ये ध्यान रखना। और क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है अभी इस साल जो है इन्होंने जो है मतलब 2025-26 के लिए 2025-26 के लिए 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करी है। 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपए तक की क्रेडिट कार्ड लिमिट यहां पे कर दी गई है। इसके अलावा यहां पे किसान कार्ड पोर्टल भी बनाया गया है कि वहां पे जो है जो लोन्स है वहां से वो इजीली ले सकते हैं, सब्सिडी जो है इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम करके, ये सब चीजें, ठीक है। और जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1998 में इसको लोन को जो है लॉन्च किया गया था, मतलब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट और भी है, 2004 में जो ये स्कीम है हमने, ठीक है, इससे क्रेडिट कार्ड रिक्वायरमेंट हमने फार्मर्स को तो दी थी। फार्मर्स जो हैं यहाँ पे आपकी एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, एग्रीकल्चर एज वेल एज नॉन एग्रीकल्चर आपकी एक्टिविटीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, ये याद रखना। ये किसानों के लिए लॉन्च किया गया था। सो 1 ऑप्शन बनेगा राइट वन। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में, आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। यहां पे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसका आउटले है 34,300 करोड़ रुपए अगले 7 सालों के लिए। यह ऑप्शन सही है। इस मिशन में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो एक्सप्लोर किए जाएंगे, माइन किए जाएंगे, प्रोसेस किए जाएंगे कंट्री में, और इसकी प्राइस रेंज जो है वो भी इसमें प्रिपेयर करी जाएगी। ये भी बिल्कुल सही है जी। 34,300 करोड़ रुपए का अगले 7 सालों में जो है ये आपका आउटले है
मिनरल्स एक्सप्लोर माइनिंग करी जाएगी और ये बिल्कुल सही है जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। एक चीज याद रखना, 34,300 करोड़ रुपए टोटल है को टोटल मिनरल का आउटले, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए जो हैं आपके वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिले हैं अगले 7 सालों के लिए, जिसमें वो मिनरल्स को एक्सप्लोर करेंगे। इस मिशन में जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स एक्सप्लोर किए जाएंगे, माइन किए जाएंगे और प्रोसेस किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है प्राइस रेंज यहां पे सेट करी जाएगी। एक याद रखना, इसके लिए एक एक्ट भी है, दैट इज माइंस एंड मिनरल्स एक्ट। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट जो है 1957 का, इसको अमेंड भी किया गया था 2023 में, जो अब ये एक्सप्लोर में भी हेल्प कर, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो एक्सप्लोरेशन में भी मदद करेगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है आपका, उसने 368 जो ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है मतलब लिया है और जिसमें ये क्रिटिकल मिनरल्स को ढूंढेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 368 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से 368 में अगर मैं बात करूं टोटल प्रोजेक्ट्स हैं 195 जो हैं आपके 2024-25 के 2024-25 में करे जाएंगे और 227 जो होंगे आपके 227 ये आपके एक्सप्लोर किए जाएंगे 2025-26 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। चलिए जी, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक पायलट प्रोजेक्ट जिसमें वो कल्टीवेट करेंगे कैनाबिस हेम्प। ठीक है, कैनाबिस हेम्प का मतलब भांग। तो इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। नोडल इंस्टीट्यूट जो है इसमें चौधरी सरवन कुमार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YS परमार हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देखने को मिली है, ये सही है। कल्टीवेशन जो कैनाबिस की है हिमाचल प्रदेश में, इंडिया इज नॉट बैंड अंडर द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। मतलब इंडिया में ये चीज बैन नहीं करी गई, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। ये बिल्कुल सही है जी, इस एक्ट के अंतर्गत इसमें बैन नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। ये मूव जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन देता है जो ये भांग को उगा रहे हैं, हेम्प को उगा रहे हैं, कि इसकी एग्रीकल्चर रिकॉग्निशन, मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल वैल्यू इसमें बहुत सारी है, क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। और इसमें नोडल एजेंसी होगी ना आपकी स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो होगा, स्टेट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वो ही नोडल एजेंसी होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी टैक्स लगता है या इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं, इसमें सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट का देखने को हमें मिलता है। हेम्प जो है भांग की अगर हम बात करें तो ये एक ट्रिलियन डॉलर क्रॉप है, क्योंकि बहुत मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। फाइबर है, सीड है, मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें कैनाबिस हेम्प की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैनाबिस इंडिका। क्या नाम है? कैनाबिस इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसा प्लांट है जो भांग के लिए प्रिपेयर किया जाता है और ये सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, देन उसके बाद वेस्ट बंगाल में ये अबंडेंस में देखने को आपको मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 का जो है टेबल किया गया था पार्लियामेंट में। इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी प्रोजेक्ट कर रही है कि वो ग्रो करेगी 6.3 से 6.8% ग्रो करेगी, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रिपेयर किया इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बिल्कुल सही है कि इनकी जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की जो है सुपरविजन में ये देखने को आपको मिला, ये बिल्कुल सही है। सो 1 and 2 इज द राइट आंसर। पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है 1950 और 51 में आया था और बजट डॉक्यूमेंट के साथ ही आया था, और इसमें सर्वे में बोला गया है कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है 6.3 से 6.8 में, ठीक है। और इंडिया की जो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा बैलेंस है 2025-26 के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया रिसेंटली न्यूज में था, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि क्या सही है। ये बैक्टीरिया जो है वार्म ब्लडेड जैसे जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रख सकते हैं, बॉडी टेम्परेचर हर कंडीशन में मेंटेन करके रख सकते हैं, जैसे हम लोग हैं। अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उस चीज़ को हम होम्योस्टेसिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं ये बैक्टीरिया जो है उनके इंटेस्टाइन में, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और ह्यूमंस की इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है, ये सही है। इसको हम बोलते हैं कि दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ पोटेंशियल पोल्यूशन इन द वाटर, ये पोल्यूशन का इंडिकेटर है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। वाटर के अंदर जो है फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया अगर ज्यादा हो जाए तो वो यूज के लिए नहीं रहता, यानी कि पानी पीने के लिए नहीं रहता। अगर बात करी जाए इस फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की, ये इंडिकेटर होता है पोल्यूशन का। अदर ऐसे ही बहुत सारे कोलिफॉर्म बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं जो है एस्ट्रिचिया कोलाई की बात करी जाए, ठीक है, क्लैब्सिला की बात करी जाए,
अगर बात करी जाए ई कोलाई की, एस्चेरिचिया कोलाई की, तो ये सारे बैक्टीरियाज अगर पानी में देखने को मिलते हैं ना इस तरीके के, तो इसका मतलब वो पोल्यूशन से भरे पड़े हैं। अभी जो है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला था कि महाकुंभ के बाद जो गंगा रिवर में इन फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया की जो है वैल्यू जो है, अमाउंट जो है वो बढ़ चुकी थी। ये जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक स्टैट्यूटरी यानी कि पार्लियामेंट्री के एक्ट के द्वारा बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये बनाई गई थी 1974 के अंतर्गत, और इसमें जो एक्ट था दैट इज वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। बच्चे ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। और ऐसे ही अगर बात करी जाए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो है एयर के लिए भी बात करी थी। अगर एयर पोल्यूशन की बात करी जाए तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का था। और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने यह भी बात करी थी कि जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत देखने को मिला था। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। सुडान वायरस न्यूज में था, सुडान वायरस डिजीज के बारे में बात करते हैं। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है। रिसेंटली WHO ने और सुडान गवर्नमेंट ने बोला कि हाँ सुडान वायरस आउटब्रेक देखने को मिला सुडान में, नहीं ये ब्रेक देखने को मिला युगांडा में, अभी रिसेंटली युगांडा में देखने को मिला। ठीक है, ये वायरस बिल्कुल सिमिलर है इबोला वायरस जैसा और ऑर्थोबोला वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। ये ऑप्शन सही है, तो पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ऑर्थोबोला वायरस के फैमिली से बिलोंग करता है, युगांडा में देखने को मिला था, नॉट इन द सुडान। ये वायरस बिल्कुल सिमिलर है इबोला वायरस से। ये पहली बार जो वायरस डिस्कवर किया गया था 1976 में साउथ सुडान में डिस्कवर किया गया था और इसका नाम इसके नाम से देखने को मिला था। इनका जो ट्रांसमिशन है वो ये होता था, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे, एनिमल से ह्यूमंस में फैलता था, एनिमल से ह्यूमंस में फैलता था और आगे डायरेक्ट कांटेक्ट होता रहता था, आगे इस तरीके से फैलता था। सुडान वायरस जो है वो इबोला वायरस के बिल्कुल क्लोज रिलेटेड है और इनकी जो एंटीजेनिक प्रोफाइल है, इम्यून रिस्पॉन्स है, दोनों का डिफर है। यानी कि सुडान अलग तरीके से रिस्पॉन्स शो करता है, इबोला अलग तरीके से रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन वैसे सिमिलर है दोनों वायरस, वैसे सिमिलर है दोनों वायरस। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, सी बनेगा, सॉरी बी बनेगा राइट आंसर। सेकेंड ऑप्शन जो है राइट है, युगांडा में देखने को मिला था। नेक्स्ट है जी, नेशनल जीन बैंक के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट नेशनल जीन बैंक जो इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में, ये ऑप्शन सही है कि ये जो है जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली में इस तरीके से इस्टेब्लिश किया गया था। जीन बैंक एक स्टोरेज फैसिलिटी है जो प्रिजर्व करेगा सीड्स, पॉलन्स, प्लांट टिश्यू, सो दैट प्लांट स्पीशीज का जो एक्सटिंक्शन है उसको दूर कर सकें। ये भी ऑप्शन सही है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर 1 और 2। ये जो नेशनल बैंक की अगर बात करी जाए तो अभी सेकंड नेशनल बैंक को इंट्रोड्यूस करने की बात करी गई है 2025-26 के बजट के अंतर्गत। देखो ये जो जीन बैंक होते हैं ना, ये जीन बैंक एक ऐसे बैंक्स होते हैं जिसमें हम ये सीड्स, पॉलन्स और प्लांट टिश्यू को प्रिजर्व रखते हैं कि आगे की जनरेशन में वो खत्म ना हो जाएं, और इनको जो हम रिजर्वेशन और मतलब रिजर्व करके लिए और कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं। इससे जो है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट रहेगी और अवेलेबिलिटी रहेगी फ्यूचर यूज के लिए। अगर मैं बात करूं इंडिया का जो पहला नेशनल बैंक है वो आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1996 में, और कहां पे, दैट इज इन द न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में पहला आपका जो है ये बैंक बनाया गया था, दैट इज नेशनल जीन बैंक बनाया गया था, और दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा न्यू दिल्ली में बनाया गया था। यहां पे ये सही है जी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। एक चीज आपको और बताना चाहूंगा मैं, 2019 में 2019 में, ठीक है 2019 में ICRISAT, व्हाट इज दिस ICRISAT? What is this ICRISAT? This is International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics। ये इस्टेब्लिश किया था, इसने वर्ल्ड का पहला सोलर पावर यानी कि सोलर सन एनर्जी से बनाया गया जीन बैंक, सोलर पावर के द्वारा जीन बैंक बनाया था इन्होंने हैदराबाद में, सोलर पावर वाला, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था मध्य प्रदेश में, और यहां पे ये नेशनल जीन बैंक की बात यहां पे कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश में, सो दैट हम जितने भी ये प्लांट टिश्यूज हैं, जेनेटिक रिसोर्सेज हैं, इनको फ्यूचर यूज के लिए यूज कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। R-37M मिसाइल के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। ये R-337M जो है एक एडवांस वर्जन है रशियन R-33 मिसाइल का, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, और ये एक एयर टू एयर मिसाइल है।
एयर टू एयर मिसाइल है और ये मिसाइल जो प्रोवाइड करती है लॉन्चिंग एयरक्राफ्ट एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टे आउट ऑफ द रेंज ऑफ द एनिमी एयरक्राफ्ट, यानी कि एनिमी एयरक्राफ्ट से रेंज से दूर रहती है ये ऑप्शन सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। एयर टू एयर और रशियन R-33 मिसाइल का एडवांस वर्जन देखने को हमें मिल रहा है और इसमें बहुत सारे जो वार्निंग सिस्टम, जो एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम यहां पे दिए गए हैं और यहां पे जो मिसाइल है वो आपकी ये चलेगी 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसकी स्पीड जो है वो मैक 6 तक जो है आपकी पहुंच सकती है, जिसमें जितने भी हाइपरसोनिक लेवल होंगे वो अचीव कर सकती है मैक 6 तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताइए, इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। इंडिया जो है चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा 2028 में, नहीं 2027 में, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसका जो एम है कि जो मून के ऊपर जो सरफेस है, मून का जो सरफेस है वहां से सैंपल लेके आएंगे और धरती के ऊपर वापस लेके आएंगे, ये सही है। पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक चीज याद रखना कि जो चंद्रयान 4 है इसमें एटलीस्ट जो है दो सेपरेट जो है लॉन्चेस देखने को आपको मिलेंगे, जिसे LVM-3 रॉकेट जो आपके 5 डिफरेंट कंपोनेंट्स इस मिशन के कैरी करेगा और बाद में इसको असेंबल किया जाएगा। लास्ट ईयर प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया था चंद्रयान 4, जो कि इन्होंने बोला था कि हम 36 मंथ में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके लिए जो फंड प्रोवाइड किया गया था 2104.06 करोड़ रुपया फंड प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो है 2 तो आपके LVM-3 रॉकेट देखने को आपको मिलेंगे, स्पेस नेटवर्क डिजाइन वेरिफिकेशन जो आपकी कॉन्टैक्ट करेगी चंद्रयान 4 को करेगी, और इन्होंने बोला है कि हम जो इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट हो जाएंगी कि हम ह्यूमन मिशन भेज सकेंगे स्पेस के अंतर्गत और अलग जगहों पे, यानी कि मून्स के ऊपर भी हम मिशन भेज सकेंगे, ह्यूमन मिशन भेज पाएंगे 2040 तक। ये सारी रिपोर्ट्स ऐसे चल रही हैं 2027 तक चंद्रयान 4 जाएगा, फिर हम ह्यूमंस भेजेंगे 2040 तक, तो ये ऑप्शन सेकंड बनेगा राइट वन। अगला पॉइंट बताना है, इसमें इट्स कॉल्ड ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस के बारे में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्राइमरीली स्प्रेड होती है एनिमल्स टू ह्यूमंस, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में स्प्रेड होती है, ये सही है। इसमें माइल्ड फीवर, वीकनेस और थोड़ी सी जो है डेट इज दर्द वगैरह और समटाइम्स स्वेलिंग्स देखने को आपको मिल जाती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। देखो रिसेंटली जो है 8 साल की एक लड़की की डेथ हो जाती है ब्रूसेलिस से, और ये केरला में मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में देखने को आपको मिलती है। तो ब्रूसेलिस इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ये एनिमल से ह्यूमंस में फैलती है, और इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है डेट इज ब्रूसेला मेलिटेंसिस। ये बैक्टीरिया देखने को हमें मिलता है, और इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कैटल, ठीक है, पिग्स और गोट्स, शीप, डॉग्स, ये आपके मेन वेक्टर हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट वन। नेक्स्ट है जी पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। नंबर 1, ये पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है जो डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। पिनाका रॉकेट सिस्टम बिल्कुल सही पॉइंट है। ये जो है टाइप 1 रॉकेट है, इसमें स्पेशल वॉर हेड देखने को आपको मिलते हैं जो कैपेबल है टारगेट मैकेनाइज्ड फोर्सेज, व्हीकल्स एंड पर्सनल ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि इसमें स्पेशल वॉर हेड बने हुए हैं, बड़े लार्ज एरिया तक ये पहुंचेंगे और उसको फिनिश करेंगे। ये भी ऑप्शन सही है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है, टेरिटोरियल डिफेंस सिस्टम के लिए बनाया गया है, जिसमें हैवी कैजुअलिटी जो एनिमी टारगेट्स के ऊपर हम करेंगे और जहां बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को आपको मिलेगी, और मतलब ये बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया को ये प्रॉपर तरीके से कवर करने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बचे, इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट यहां पे सही है। एक्वाडोर जो फर्स्ट कंट्री है अफ्रीकन रीजन में जिसने एलिमिनेट किया ओंकोसिरियासिस, जिसे हम रिवर ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, तो ये देखो आंखों में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, रिवर ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं, बिल्कुल सही। ये पहली अफ्रीकन कंट्री जो है, सॉरी पहली अफ्रीकन कंट्री नहीं है, नाइजर है। नाइजर जो है वो पहली अफ्रीकन कंट्री बनी है, नॉट एक्वाडोर। ये ओंकोसिरियासिस की बात करते हैं, सिरसियासिस की बात करते हैं, इसे रिवर ब्लाइंडनेस कहते हैं। ये एक सीरियस पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो कि ओंकोसर्का वोल्वुलस से फैलती है। ये सही है, पहला गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। नाइजर तो है ही है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नाइजर से पहले देखो, नाइजर अफ्रीकन रीजन में पहली कंट्री है, ठीक है, लेकिन नाइजर से पहले भी
बहुत सारी लोगों ने, बहुत सारी कंट्रीज ने इसको जो है खत्म किया है। जैसे मैक्सिको की बात करें, ठीक है, ग्वाटामेला की बात करते हैं, एक्वाडोर की, कोलंबिया की, बट एक्वाडोर इज नॉट इन द अफ्रीकन रीजन। जो नाइजर है वो पहली अफ्रीकन कंट्री है ये, तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट बन जाएगा। ये जो इन्फेक्शन है वो फैलती कैसे है, जब ब्लैक फ्लाई जो है, ब्लैक फ्लाई सिमुलियम ये जो है काट लेती है, ठीक है। ये जनरली जो ये ब्लैक फ्लाई है ये रिवर्स के पास देखने को आपको मिलती है, जिसमें आपको इचिंग और स्किन डिजीजेस, ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये सेकंड मोस्ट इन्फेक्शियस कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है वर्ल्ड में आफ्टर द ट्रैकोमा। सबसे ज़्यादा ट्रैकोमा से लोग जो हैं अंधे होते हैं, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बीमारी जो है ये रिवर ब्लाइंडनेस, दैट इज कॉल्ड ओंकोसेरसियासिस जो है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसके लिए बहुत से ड्रग्स भी हैं, बट हमें वो ड्रग्स जाननी नहीं है, डॉक्टर्स के पास ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा राइट वन। नेक्स्ट है जी, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने लॉन्च किया था नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन, जो कि एज ए सेकेंडरी पेलोड, बिल्कुल ऑप्शन सही है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, ये गाइड करेगा फ्यूचर ह्यूमन मिशंस को सो डैट ये वाटर रिसोर्सेज को लोकेट कर पाएं, एक्सट्रैक्ट कर पाएं वाटर रिसोर्सेज को, ये भी ऑप्शन सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी पेलोड की, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी पेलोड की, इसमें जो है आपका दैट इज इंट्यूटिव मशीन्स लूनर लैंडर मिशन जो है दैट इज LM-2 जिसे हम कहते हैं, ये हमें देखने को आपको मिला प्राइमरी। तो सेकेंडरी जो है यार ये वाला है दैट इज लूनर ट्रेल ब्लेजर, ठीक है, और ये रफली जो है ये इसका एल्टीट्यूड होगा 100 किलोमीटर, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसको हम भेजेंगे और ये कलेक्ट करेगा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो टारगेट एरिया की होंगी, और इसमें हम पता कर पाएंगे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो कहाँ पे हैं, कहाँ से कितना पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और कहाँ पे कितना पानी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी बनेगा राइट वन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है एक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जिसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड ओसेलो जो है लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया है अमेजॉन ने। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा राइट आंसर। ओसेलो जो है एक प्रोटोटाइप है जहां पे एक टाइनी फ्रैक्शंस है कंप्यूटिंग पावर की, जिससे ये एक यूजफुल मशीन को क्रिएट कर पाएंगे। यहां पे टू इंटीग्रेटेड जो है सिलिकॉन माइक्रोचिप्स देखने को हमें मिलती हैं, सिलिकॉन माइक्रोचिप्स देखने को आपको मिलती हैं। यहाँ पे जो ये हाईली क्वालिटी ऑसिलेटर्स है, यहाँ पे एक मटेरियल है जिसका नाम है टेंटलम। यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी थिन फिल्म देखने को आपको मिलती है टेंटलम की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। और ये इसके ऊपर एक लेयर होती है दैट इज कॉल्ड टेंटलम की, ये एक थिन फिल्म सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, ये सुपर कंडक्टर, जाने के बिल्कुल भी करंट रेजिस्ट नहीं करेगा, फटाफट भागता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओसेलो अमेजॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है। इंडिया ने डेवलप किया अपना पोर्टेबल एयर डिफेंस जिसे हम कहते हैं VSHORADS, जो कि टेस्ट किया गया DRDO द्वारा चांदीपुर उड़ीसा के अंतर्गत, ये ऑप्शन सही है। पहला पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्रिएट किया गया। ये मिसाइल सिस्टम जो है डिजाइन और डेवलप किया गया रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया ऑफ DRDO, और इसने कोलैबोरेट किया इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ये सिस्टम कैपेबल है कि जितने भी ड्रोन्स होंगे या जितने भी आपके एरियल थ्रेट्स होंगे उसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइज करेगा, और जो इसके अलावा मैन पैड्स का मतलब क्या है, दैट इज मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक ऐसा पोर्टेबल सिस्टम है जो इजीली ऑपरेट करता है, एक सिंगल पर्सन इजीली ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो ये है दैट इज ओन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ये डिजाइन और डेवलप किया है DRDO की रिसर्च सेंटर ने, कोलैबोरेशन इंडियन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स की यहां पे देखने को मिली है। तो यहां पे सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेटमेंट बताओ कौन सा सही है। इंडिया में विंड पावर जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स में, बिल्कुल सही है। और गुजरात जो है लार्जेस्ट विंड पावर कंट्रीब्यूटर है इंडिया के लिए, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही हैं। देखो यहां पे इन्होंने बात करी है कि जो टोटल एनुअल विंड पावर है कैपेसिटी, उसको डबल करने की यहां पे बात करी है। इन्होंने बात करी है 3.4 गीगावाट जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में होगी, और इससे ये डबल करेंगे, कितनी करेंगे, 7.1 गीगावाट
अलॉट करेंगे, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ये आपकी क्राइसिल की रिपोर्ट आई है, उसमें ये बात करी गई है कि विंड एनर्जी को डबल किया जाएगा, 3.4 से 7.1 गीगावाट ये करी गई जाएगी 24-25 से 26-27 में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और वैसे आपको मैं बता दूं जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो यहां पे कितनी पहुंच चुकी है, 48.16 गीगावाट, जो जनवरी 2025 की इतनी कैपेसिटी पहुंच चुकी है। और इंडिया जो है वो फोर्थ वर्ल्ड वाइड है, फोर्थ नंबर पे है वर्ल्ड वाइड टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अंतर्गत। इंडिया में सबसे ज्यादा जो है गुजरात में देखने को आपको मिलती है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहां पे दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं जी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद जो मध्य प्रदेश है वो ऐसी स्टेट बनी है जहां पे हाईएस्ट नंबर्स ऑफ वल्चर्स हैं कंट्री के अंतर्गत। ये ऑप्शन गलत है। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वल्चर्स देखने को आपको मिलते हैं। ये 23 टाइप के वल्चर स्पीशीज हैं जो वर्ल्ड में देखने को मिलते हैं, जिसमें से 9 स्पीशीज जो हैं कंट्री में देखने को हमें मिलती हैं। ये ऑप्शन सही है। 23 में से 9 हमारे इंडिया में है, तो पहला गलत दूसरा सही, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। देखिए अभी हमने 2025 में इनका सेंसस किया था, जिसमें बात करी थी कि वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है 12,981 पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को आपको मिले हैं। और सबसे पहली बार जो हमने काउंटिंग करी थी वल्चर्स की वो 2016 में करी थी, और यहां पे 9 स्पीशीज देखने को आपको मिलती हैं। पहला फेज मध्य प्रदेश में आपका कंडक्ट किया गया था, मतलब फरवरी के मिड में किया गया था। और ये सेंसस जो है सारे फॉरेस्ट एरिया में कंडक्ट होता है, चाहे नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, सेंचुरीज हो, सब जगह के ऊपर यहां पे किया गया था। और एक चीज आपको मैं बता दूं, वल्चर की जो पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही थी वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि डिक्लोफिनैक का यूज किया जा रहा था, इसीलिए डिक्लोफिनैक को हमने सेल और इसका यूज करना बैन कर दिया था कैटल्स में, क्योंकि कैटल्स को अगर कोई दर्द वगैरह होता था तो डिक्लोफिनैक दे देते थे, इसलिए डिक्लोफिनैक 2006 में हमने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जब कैटल की डेथ होती थी, वल्चर इसको खाते थे, तो उसमें भी कंसंट्रेशन वल्चर्स के अंदर भी डिक्लोफिनैक की जाती थी, जो उनके लिए हार्मफुल होता था और उसकी डेथ हो जाती थी। इसीलिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी बनेगा राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एस्पायर प्रोग्राम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। एस्पायर प्रोग्राम जो है एक इंपॉर्टेंट बायलेटरल इनिशिएटिव है जो इंडिया और यूके के बीच में है, जिसमें हम क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन को प्रमोट करते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं एस्पायर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन, उसको ग्रो करना है, बिल्कुल सही है, इंडिया और यूके के बीच में। यह प्रोग्राम जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसको मिलकर काम कर रही है, कोलैबोरेट करके, ये सही है। दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर 1 और 2। इसमें जो है टेक्निकल सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करेंगे, इंडिया अनइंटरप्टेडली जो है पावर सप्लाई करेगा यहां पे। ऑप्शन नंबर 1 और 2 इज द राइट आंसर। इंडिया और यूके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सस्टेन ट्रांजिशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। एनुअल बर्ड काउंट जो 2025 का वो देखने को मिला बड़ा, जिसमें 1,53,719 बर्ड्स देखने को मिले 97 स्पीशीज के, ये ऑप्शन सही है। यहां पे इसको डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट 2001 के अंतर्गत, नहीं देखिए 2001 में नहीं डेजिग्नेट किया गया था, 2002 में किया गया था, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द राइट आंसर। पोंग डैम को हम और क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, महाराणा प्रताप सागर, और ये मैन मेड रेजरवायर है जो कि आपका ब्यास रिवर के ऊपर देखने को हमें मिलता है, शिवालिक हिल्स, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। अगला स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे बिल्कुल सही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने डिक्लेयर किया है एक इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी विलेज में एज ए फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात, यानी कि गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है इनलैंड मैंग्रोव गुनेरी विलेज में, इसको घोषित किया गया है। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह एक नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव है जो लोकेटेड है अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। यह ऑप्शन जो है आपका गलत है, यह नेचुरल इनलैंड मैंग्रोव जो जरूर है लेकिन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में देखने को हमें मिलता है, तो पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। और यहां पे मैं आपको बता दूं यहां पे कोई भी स्लज नहीं है, ये एक फ्लैट लैंड है, एक फॉरेस्ट की तरह यहां पे फैला हुआ है, और यहां पे इसको भी ऐसा भी कह सकते हैं लास्ट रिमेन्स है मैंग्रोव के, यानी कि यहां पे मैंग्रोव्स खत्म हो गए, इसके लास्ट रिमेन्स हैं, इसीलिए इसको पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। और इसके जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हमने घोषित किया है दैट इज इन द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग इसको घोषित किया गया है, ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। कैली फंड के ऊपर क्वेश्चन है जी। कैली फंड जो है आपका ये लॉन्च किया गया था COP16 की मीटिंग में, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, ये ऑप्शन सही है।
ठीक है, COP 16 में। ये कैली फंड जो है वो कहता है कि हम बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे सो दैट सबका बेनिफिट हो, इक्विटेबल शेयरिंग हो, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन ऑन द जेनेटिक रिसोर्सेज, उसकी जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उसके डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन के थ्रू सबके लिए बेनिफिट हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बिल्कुल सही है, ये कैली फंड बिल्कुल सही है जी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर 1 और 2। ये कैली फंड COP 16 की मीटिंग में आया इक्विटेबल बेनिफिट के लिए, जेनेटिक रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मतलब कराने के लिए। ये जेनेटिक रिसोर्सेज जो है, डिजिटल सीक्वेंस जो है, अगर हम बात करें, ये डेटा है जो डीएनए और आरएनए का डेटा है जिसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं, ये वो डेटा है आपका कैली फंड। तो सॉरी, ये डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जो है डीएनए और आरएनए का डेटा है। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट वन। इंडिया जो है टोटल इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी में इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 4th। इंडिया में विंड कैपेसिटी का 4th रैंक देखने को हमें मिलता है और वर्ल्ड वाइड में। और हमने बात करी थी कि हम जो है 2025 में 48.16 गीगावाट की एनर्जी हमने पैदा कर ली है। विंड पावर जो है सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और जो है फॉलो कर रहा है सोलर पावर को, जो कि 100 गीगावाट से क्रॉस कर चुकी है। तो हमारी सबसे ज़्यादा सोलर पावर हमारी 100 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे विंड एनर्जी आ रही है, और आपकी रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है, 500 गीगावाट है, ये ध्यान रखना 2030 तक का। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है ये वाला, सबसे ज़्यादा सोलर और दूसरे नंबर पे विंड। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर सी। इसमें स्टेटमेंट बताइए कि कौन सा सही है। बायोडाइवर्सिटी लीक का मतलब ये होता है अनइंटेंडेड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब एक जगह के ऊपर बायोडाइवर्सिटी का लॉस इन वन रीजन ड्यू टू द कंजर्वेशन और द इन्वायरमेंटल पॉलिसीज दैट शिफ्ट इन्वायरमेंटल हार्म्स एल्सवेयर। मतलब अगर हमने इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दी गई हैं, तो एक जगह से इन्वायरमेंटल का बायोडाइवर्सिटी का लॉस देखने को आपको मिला, ये ऑप्शन सही है। कंजर्वेशन एफर्ट जो वेल्दी नेशंस के अंतर्गत हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हुआ अदर कंट्रीज में भी, और वो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो वर्सन करते चले जा रहे हैं, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। बायोडाइवर्सिटी लीक का मतलब यही होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जब आप शिफ्ट कर रहे हैं, पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, और यहाँ पे इंपैक्ट इसका ये पड़ेगा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, इंडेंजर्ड स्पीशीज का थ्रेटननेस बढ़ेगी, और जो क्लाइमेट चेंज है वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली 3 चालुक्यन जो है कल्याणी चालुक्यन इरा कन्नड़ इंस्क्रिप्शन यहां पे देखने को आपको मिली। ये आइडेंटिफाई करी जा रही हैं आपकी दैट इज विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ किस स्टेट के, विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना स्टेट के। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ये कन्नड़ इंस्क्रिप्शन है कल्याणी चालुक्य इरा की, और यहां पे बोला जा रहा है ये कौन से किंग के टाइम पे है, सोमेश्वरा 3 ऑफ द कल्याणी चालुक्य इरा। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा राइट आंसर। झूमर डांस जो है ये परफॉर्म कौन करता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2025 का झूमर डांस मेला जो है इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि गुवाहाटी आसाम में देखने को हमको मिला था। यहाँ पे जो 200 सालों से जो आसाम की टी इंडस्ट्री है, उनके लोग हैं वो फोक डांस करते हैं ये वाला। तो आसाम टी ट्राइब जो है ये परफॉर्म करती है, ऑप्शन नंबर 1। और ये आसाम की जो टी ट्राइब है और आदिवासी कम्युनिटीज़ जो हैं इसको ये प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो कि शो करते हैं इंक्लूसिविटी, यूनिटी और कल्चर प्राइड को शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 1 इज द राइट वन। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट हुआ था, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसके रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बताना कि कौन सा सही है। ये पहला समिट जो हुआ था मुंबई फ्रांस में हुआ था 1 से 4 मुंबई और फ्रांस में हुआ था 1 से 4 2025 में। ये ऑप्शन जो है आपका मुंबई में, ये मुंबई फ्रांस कहाँ से आ गया, इट्स मुंबई ओनली। सो मुंबई में हुआ था, तो पहला ऑप्शन जो है आपका सही है, मुंबई में हुआ था। ये समिट जो है इनॉग्रेट और चेयर किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है जी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर। मुंबई में देखने को आपको मिला, इसका जो एम है वो यही है कि इंडिया को एक ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट हब के लिए इस्टेब्लिश करवाना है, और इसमें बहुत सारे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट देखने को आपको मिले, जैसे सुंदर पिचई की बात करें, सत्या नडेला की बात करें, अमिताभ बच्चन की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, ये सारे लोग इसमें आए थे। और इसका जो सेंटर था, मतलब वेन्यू था, दैट इज जियो कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर था, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसमें जो है इवेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम ग्लोबल मीडिया को, इंडिया को मतलब इन्हांस करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेंगे, इंडिया की इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर।
ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन देखने को आपको मिली, इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही है। नंबर 1, ये थर्ड एडिशन हुआ इंडिया इजिप्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 का। ये आपको देखने को मिला 10 फरवरी 2025 को महाजन फील्ड रेंज में राजस्थान में देखने को आपको मिला। ये ऑप्शन सही है। ये इंडिया इजिप्ट की साइक्लोन 2025, ये एक ऐसा होता है कभी एक साल इंडिया में एक साल इजिप्ट में देखने को आपको मिलती है। फर्स्ट एडिशन जो था इनका इजिप्ट में फर्स्ट एडिशन जो है इंडिया में देखने को आपको मिला था, सेकंड आपका इजिप्ट में चला गया और थर्ड वाला फिर दोबारा से इंडिया में आ गया। पहला एडिशन जो है इजिप्ट में हुआ था, ये गलत है जी, पहला एडिशन इंडिया में हुआ था। तो पहला एक सेकेंड, फर्स्ट एडिशन जो है आपका नहीं, फर्स्ट एडिशन जो है इंडिया में हुआ था, सेकंड इजिप्ट में हुआ था। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, 1 ओनली। ठीक है, तभी ये इंडिया में जो है थर्ड वाला एडिशन जो है वो इंडिया में हो रहा है, दैट इज इन द राजस्थान में। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और यहां पे इंडियन आर्मी और इजिप्शियन आर्मी जो है पार्टिसिपेट करती हैं इस एक्सरसाइज में। ऑप्शन नंबर 1। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर देखने को आपको मिली कहां पे? तो अजमेर में देखने को मिली ट्रांसजेंडर की कॉन्फ्रेंस राजस्थान में। ये 10 दिन का एक इवेंट था जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था गदीपति सलोनी नायक के द्वारा इन द मेमोरी ऑफ हर मेंटोर अनीता बाई के मेंटर मतलब इनकी याद में ये जो है पहला ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसजेंडर देखने को आपको मिला अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी। पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स 2024 के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है कि क्या ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। तो यहां पे कह रहे हैं कि इसमें कौन सी डायमेंशंस इंक्लूड करी गई हैं। नंबर 1, फंक्शंस, फाइनेंस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी। ये सारी की सारी जो हैं इसमें इंक्लूड करी गई हैं। दैट मीन्स किस तरीके से फंक्शन करते हैं, फाइनेंस कहां से आता है, फंक्शनरी कौन है, किस तरीके से आगे काम करेंगे, अकाउंटेबिलिटी क्या है। देखो पावर्स को हमने बात करते हैं हम फेडरल वैसे हमारा संविधान जो है वो क्वासी फेडरल है, ठीक है, यानी कि अर्ध संघीय, जहां पे पावर्स आधी पावर सेंटर आधी पावर स्टेट्स को प्रोवाइड करी गई हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मतलब डिवीजन करी गई है पावर्स की सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, जिसमें पंचायत और म्युनिसिपैलिटी आती है। लेकिन क्वासी फेडरल ये इसीलिए होता है जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो पावर सारी सेंटर के पास आ जाती है, मजबूत सेंटर हो जाती है, इसीलिए हम क्वासी फेडरल की बात करते हैं। लेकिन फेडरल का मतलब क्या है? जिसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं। तो पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स भी यही बात करता है कि पावर्स देनी पंचायत को। इसमें ये पांचों के पांचों डेटा जो हैं आपके कवर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ये पांचों के पांचों सही हैं। यहां पे एक और भी है, 6 हैं वैसे, टोटल 6 हैं। और एक आप याद कर लीजिए फ्रेमवर्क, कि किस तरीके से आपका जो पंचायत वो काम कर रही है, किस फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रही है। यहाँ पे आपकी पूरी स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की जो है रैंकिंग आपको देखने को आपको मिलेगी। और किस बेसिस के ऊपर? डिसेंट्रलाइजेशन के बेसिस के ऊपर, कि पावर्स डिवीजन के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? ऑल 5 इज द राइट आंसर, ऑल 5 इज द राइट वन। चलिए जी, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट थी वो कौन सी थी जहां पे पावर सबसे ज्यादा हुई? ये 6 के 6 क्राइटेरिया, कर्नाटका में, देन केरला, तमिलनाडु, ये 3 याद रख लो, बहुत है, ठीक है। ये आपकी हाई टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखने को आपको मिल रही हैं। अगर मैं बात करता हूं मीडियम स्टेट की, मतलब मीडियम स्कोर किसने हासिल किया है? आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, याद रख लेना, ठीक है। और सिग्निफिकेंट इंप्रूवर यानी कि थोड़ा बहुत इंप्रूव किया है उत्तर प्रदेश ने। पहली बार पहले 15वीं प्लेस पे था, अब ये 5वीं प्लेस पे आ गया है। तो सिग्निफिकेंट इंप्रूव किसने किया है? यूपी स्टेट ने। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट वन। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 का, जिसमें इंडिया की रैंकिंग आई है 96, ऑप्शन नंबर 1, और स्कोर आया है 38, ठीक है। इंडिया का रैंक जो है 2023 में बात करते हैं तो 96 था। इंडिया का रैंक जो है 96 था लास्ट ईयर में, और 2023 में जो था आपका मतलब 2023 में 93 रैंक था, 93 था पहले, 90, अच्छा अभी 96 है। तो 2023 में आपका 93rd रैंक था, ठीक है। और ग्लोबल एवरेज छोड़ो, रहने दो। अगर हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की, तो नेबरिंग कंट्री में जो पाकिस्तान है वो 135 रैंक आया है, श्रीलंका का 121 है, और बांग्लादेश का 149 है, और चाइना का 76 रैंक देखने को मिला है। अगर हम बात करें लीस्ट करप्ट कंट्री कौन सी है जिसमें करप्शन बहुत ज़्यादा कम होती है, तो डेनमार्क नंबर 1, ठीक है। दूसरे नंबर पे फिनलैंड आता है, और तीसरे नंबर पे सिंगापुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगापुर, ठीक है, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी कंट्री ने ब्लू वीज़ा सिस्टम लॉन्च किया है और 10 साल की रेजिडेंसी परमिट करी है ऐसे इंडिविजुअल्स को जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट एक्शन के लिए काम करेंगे? जाने कि आप लोग जो हैं यहाँ पे रह सकते हैं 10 सालों के लिए अगर आप क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे। तो ये जो है UAE ने घोषित की है, ऑप्शन नंबर बी। ये इनका ऑब्जेक्टिव यही है, जो इन्वायरमेंटल इनोवेटर्स हैं,
सस्टेनेबिलिटी के लिए लीडर्स बने हुए हैं, एनजीओज हैं, कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, उनको 10 साल के लिए रेजिडेंसी यहां पे मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? बी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें जो टारगेट ग्रुप है वो यही है, रिसर्चर, कॉर्पोरेट लीडर्स, एनजीओ एंड ऑल। ठीक है, ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? बी बनेगा राइट वन। प्रकृति 2025 कॉन्फ्रेंस जो है वो किसके साथ रिलेट करती है? तो ये रिलेट करती है कार्बन मार्केट के साथ, ऑप्शन नंबर वन। देखो जी, यूनियन मिनिस्टर जो पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर के मिनिस्टर जो हैं आपके, ठीक है, दैट इज श्री मनोहर लाल, इन्होंने प्रकृति 2025 कॉन्फ्रेंस लॉन्च करी थी। इसका जो मेन एम था वो यही था कि प्रॉपर तरीके से नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, चाहे पॉलिसी मेकर्स की बात करी जाए, रिसर्चर्स की बात करी जाए, ये अटेंड करेंगे और ग्लोबल कार्बन मार्केट ट्रेंड्स की, जो ग्लोबल मार्केट ट्रेंड चल रहा है कार्बन का, कितनी कार्बन एमिशन हो रही है, चैलेंजेस उसके और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज कैसे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है कार्बन एमिशन को, और जिससे क्लाइमेट चेंज ना हो पाए। तो ये आपका प्रकृति 2025 की कॉन्फ्रेंस थी। और इसमें जो है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो यूएन नेशनल गुडविल एम्बेसडर हैं एक्ट्रेस दिया मिर्जा, वो भी इस कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट करी थी। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे कार्बन मार्केट का रोल है जिससे क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस कर सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट डायनामिक्स को स्टडी करने का, कार्बन क्रेडिट को देखने का, ये देखने को मिलता है। अगर मैं बात पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बन मार्केट, कार्बन मार्केट का मतलब ये होता है बच्चे कि जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन जो है वो रेगुलेट करी जाएंगी, रिड्यूस करी जाएंगी, सो दैट आप कार्बन क्रेडिट का जो है बाय और सेल कर सकें। कार्बन क्रेडिट उनको ही मिलते हैं, लेट सपोज कि आपको बोल दिया कि आप 100 किलो जो है पोल्यूशन कर सकते हैं, इंडिया को बोला एग्जांपल के तौर पे, इंडिया ने किया 50 किलो जो है पोल्यूशन किया, लेकिन 50 किलो नहीं किया, तो 50 किलो के रिगार्डिंग आपको क्रेडिट मिल जाएंगे, ये क्रेडिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बाय और सेल कर सकते हैं दूसरे देशों को, जिसने 150 केजी जो पोल्यूशन किया होगा तो वो 50 केजी आपके नाम पे डाल देगा, और 50 केजी का जो आपको क्रेडिट मिला है आप उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से ट्रेड होता है ऐसे। ठीक है, तो ये कार्बन क्रेडिट के साथ, कार्बन मार्केट के साथ जो है रिलेट करता है। तो प्रकृति का फुल फॉर्म जैसे प्रमोटिंग द रेजिलियंस, अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑफ इंटीग्रेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है ये। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? ए बनेगा राइट वन, ऑप्शन नंबर ए। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है 2024 का किसको मिला है? तो ये मिला है कोल इंडिया लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। ये जो है इसीलिए दिया जाता है कि आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप जो ऐसे कॉर्पोरेट जो सोसाइटी के लिए काम करते हैं उसके लिए दिया जाता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने बहुत सारा पैसा जो है आपका सोशल सोसाइटी के लिए दिया है, चाहे आप न्यूट्रिशन की बात करो, हेल्थ केयर की बात करो, सैनिटेशन, एजुकेशन, लाइवलीहुड की बात करो। ठीक है, 70% जो CIL का CSR फंड है वो इन चीजों में गया है। और स्वच्छ विद्यालय अभियान यानी कि विद्यालय जो है गांव में आप अच्छा करवाएंगे, और इसमें इन्होंने 50,000 से ज्यादा टॉयलेट्स जो है बनवाई हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? कोलकाता में। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? धनबाद, झारखंड में, ये याद रखना है। इंडिया लिमिटेड के हेडक्वार्टर कोलकाता में, ऑप्शन नंबर बी। पहला हाइड्रोजन प्लांट जो नॉर्थ इंडिया का इनॉग्रेट किया गया वो कहां पे? सो दैट इज इन द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। हिमाचल प्रदेश में कहां पे एग्जैक्टली? दबोता सोलन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और जिसमें ये स्टेट की जो एनर्जी डिमांड्स हैं ग्रीन और सस्टेनेबल मैनर में ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे करी जाएंगी, और यहाँ पे जो कैपेसिटी होगी 1 मेगावाट की कैपेसिटी होगी ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने की। इसमें जो कोलैबोरेट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया जो है इसको कॉर्पोरेट करके बना रही है। और इसमें जो प्रोजेक्ट है 9.04 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट देखने को आपको मिल रहा है, जिसमें हिमाचल प्रदेश जो है वो आपका फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाएगी मार्च 2026 तक। मार्च 2026 तक उसका टारगेट है कि हम पहली ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी इंस्टीट्यूशन ने एशिया का पहला फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन फरवरी 21-25 2025 में होस्ट किया? तो ये होस्ट किया IIT मद्रास ने, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। IIT मद्रास ने इसको किया। इसमें 150 इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव यहां पे देखने को मिले, वर्ल्ड के यहां पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। इसको सपोर्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है मतलब दोनों ने मिलकर यहां पे काम करवाया। और प्राइमरी एम यही है कि ग्लोबल टैलेंट को एक साथ लेके आओ, इंडस्ट्री लीडर्स को एक साथ लेके आओ, रिसर्चर्स को, सो दैट हाइपर टेक्नोलॉजी में हम अच्छा काम कर पाएं। इससे कोलैबोरेशन और इनोवेशन ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करता हूँ हाइपर लूप कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ, तो ये 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि आपका नियर
वैक्यूम ट्यूब में देखने को आपको मिलेगा, नियर वैक्यूम ट्यूब में, जिसमें एयर रेजिस्टेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा लो देखने को मिलेगा और इसकी कैपेसिटी होगी 1000 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी से ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, मैग्मा एक मल्टी मॉडल एआई मॉडल है जो अंडरस्टैंड करेगा इमेजेस को, लैंग्वेजेस को डिजिटल और फिजिकल इन्वायरमेंट में। ये लॉन्च किसने करी है? तो बच्चे ये लॉन्च करी है माइक्रोसॉफ्ट ने। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर। एआई मॉडल जो इमेजेस और लैंग्वेजेस को आपकी जो है अंडरस्टैंड करेगा डिजिटल और फिजिकल इन्वायरमेंट में। मैग्मा अकेला रीड नहीं करेगा, ये इंटरप्रेट भी करेगा और उनकी इंफॉर्मेशन को ऊपर एक्ट भी करेगा। ये मॉडल जो है डेवलप किया गया है बहुत सारी कोलैबोरेशन के साथ, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च के साथ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन के साथ, कोरिया की इंडस्ट्रीज हैं, वॉशिंगटन की इंडस्ट्रीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारी कोलैबोरेट करके इस चीज को बना रही है। ये मल्टी मॉडल एआई क्या है? जिसमें हम विजुअल और लिंग्विस्टिक डेटा को साइमल्टेनियसली जो है अंडरस्टैंड करेंगे और यहां पे रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट के साथ हम टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, रोबोट्स हाई प्रिसीजन के साथ डायरेक्ट करेंगे, काम करेंगे, एआई मॉडल्स को अच्छे लेवल के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बनेगा राइट आंसर, माइक्रोसॉफ्ट। किस कंट्री के रिसर्चर ने एक न्यू बैट कोरोना वायरस जिसका नाम है HKU5 CoV-2 जो इफेक्ट करेगा ह्यूमन सेल्स को, ये किस कंट्री के रिसर्चर्स ने ढूंढा है? तो ये रिसर्चर्स ने ढूंढा है चाइना के रिसर्चर्स ने। ऑप्शन नंबर डी बनेगा राइट आंसर। ये वायरस यूटिलाइज करेगा ACE2 रिसेप्टर्स को, ACE2 रिसेप्टर्स को जो है यूटिलाइज करेगा, जो कि बिल्कुल सेम वायरस है आपका सार्स CoV-2 वायरस, जो कि रिस्पॉन्सिबल था आपका कोविड-19 के लिए, जो हमारे ह्यूमन सेल्स में गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है एक सब जीनस है जिसका नाम है मर्बिको वायरस, इस चीज के साथ लिंक करता है, जिसमें मर्स भी इंक्लूड करते हैं। व्हाट इज दिस मर्स? दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को भी इंक्लूड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी इज द राइट आंसर। कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है कि वो चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को पार्टनरशिप देंगे और जो उनका मिशन है, लूनर मिशन है, जिसका नाम है चांग-E8 लूनर मिशन, जो 2028 में शेड्यूल होगा। तो ये जो है पाकिस्तान इसको सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है चाइना को। और पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च, जिसे हम कहते हैं सुपर को, ये चाइना की, ये पाकिस्तान की है यार, ठीक है। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन है, ये पार्टनरशिप कर रहा है चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ, और ये चांग-E लूनर मिशन जो है स्पेस में पहुंचाएंगे 2028 में। वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान जो है वो डिप्लॉय करेगा एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन, जिसमें इन दोनों देशों के बीच में स्ट्रेंथनेस जो है, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथनेस जो है बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? सी बनेगा राइट आंसर। किस स्पेस एजेंसी ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम है दैट इज मिचिबिकी 6, जो यूज करेगा H3 रॉकेट्स को? तो वो बनेगा जी जापान। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो सैटेलाइट है ये पार्ट है जापान के क्वासी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम का, और इसमें जो मिचिबिकी 6 है ये 5th सैटेलाइट है इस सिस्टम की, ये याद रखना है, ठीक है। अगर मैं जापान की बात करता हूं तो जापान में ना आपके 4 मेन आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक है इट्स कॉल्ड होकियाडो, ठीक है, एक है होन्शु, और एक है शिकोकू, ठीक है, एक है क्यूशु। तो दीज आर द आइलैंड्स जो आपके जापान में देखने को आपको मिलते हैं। सबसे नदर्न मोस्ट होकिडो है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो शिकोकू है, ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट जो है वो होन्शु है। ये पेपर में आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट आंसर। इंडिया का पहला बायो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है कहां पे? वेस्ट बंगाल में। बायो बैंक वेस्ट बंगाल में कहां पे? दैट इज इन द पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें इंडेंजर्ड स्पीशीज को हम कंजर्व करेंगे, और इसको जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है इसको जो है रिस्टोर किया गया है। कोलैबोरेट करके काम करेंगे यहाँ पे, और इसमें प्रिजर्व करी जाएगी इंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीशीज को। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी, बी बनेगा राइट आंसर, वेस्ट बंगाल।
किसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है? अंडर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 पहली बार। देखो पहली बार इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर ए। देखो ऑप्शन बहुत सारे क्लोज हैं, गणेश कुमार भी लगता है, ज्ञानेश कुमार हैं, ये याद रखना इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये पहली बात तो इसको इनकी जो अपॉइंटमेंट हुई है एक कमेटी के द्वारा करी गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, ठीक है, और आपके होम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के जो राहुल गांधी हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है इनकी अपॉइंटमेंट करी गई है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है ये कमेटी अपॉइंट करेगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कानून ऐसा पास किया कि यहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा के एक यूनियन मिनिस्टर डाल दिया गया यहां पे। तो अब प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसमें करेंगे। तो जाने कि यहां पे जो इन्होंने बात करी थी यहां पे CGI की, वो हटा दिया गया है, तभी इस मीटिंग में होम मिनिस्टर इंक्लूड किए गए हैं। तो इसीलिए ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया गया है एज ए इलेक्शन कमिश्नर। माउंट फेंटेले वॉल्केनो, ये ऑब्जर्व किया गया कि अनयूजुअल हाई वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस ये रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम इट्स क्रेटर। ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ये इथोपिया में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, इथोपिया में। यहां पे बहुत सारे जो है मीथेन गैस एमिशन देखने को आपको प्रॉपर तरीके से मिला है। और ये जो माउंट फेंटेले है ये आपके देखने को मिलती है इथोपिया ओरोमिया रीजन में, इथोपिया ओरोमिया रीजन में, जो कि पार्ट है अवेश नेशनल पार्क का, ठीक है। और ये एक आपका स्टैटो वॉल्केनो है। क्या है? स्टैटो वॉल्केनो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 600 मीटर हाइट से देखने को मिलता है, अबव द जो फ्लोर से देखने को हमें मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी बनेगा राइट वन। सो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए, जो भी मेरे अन्य लेक्चर्स होते हैं वो मैं सारे कुछ आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आप हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहें। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी लेक्चर के बारे में पूछना हो, कुछ भी बात पूछनी हो तो आप मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन सारे लेक्चर्स PDF आपको यहाँ पे मिलेंगे। और हमारी जो ल्यूसेंट की सीरीज चल रही है, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, वो यहाँ पे ही अपडेट होते हैं। तो इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, डॉक्टर विपिन गोयल स्टडी IQ इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। सो बस यहाँ पे कनेक्ट रहना। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो अभी होली सेल जो है चल रहा है। ये कोड यूज करेंगे VIP लाइव, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप चाहे स्टेट PCS कोर्सेज पे लगाइए, UPSC पे लगाइए, या किसी भी अन्य कोर्स के ऊपर ये कोड लगाते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा। एडमिशन जो है 15 मार्च को क्लोज हो जाएंगी। सो अच्छे से पढ़िए इसको जो है आप अपने कोर्सेज में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहाँ पे कनेक्ट रहना टेलीग्राम के साथ। थैंक यू सो मच। गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।